जय हिंद दोस्तों जब से मराठा आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि मराठा आरक्षण जो है असंवैधानिक है, तब से लेकर आज तक दोस्तों लगातार ये डिबेट बढ़ती जा रही है कि क्या एमपी में जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है या जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, क्या ये भी असंवैधानिक हो जाएगा या संवैधानिक रहेगा। तो इसको लेकर बहुत ही डिबेट चल रही है। तो दोस्तों इस पूरी डिबेट में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या ये रह सकता है या नहीं रहेगा। जो भी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे निवेदन है आप पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। दोस्तों जो मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की जो 3 अहम बातें हैं वो क्या क्या थी आपको पता होना चाहिए। पहली बात उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जज की जो पीठ थी उन्होंने कहा है कि मराठा समुदाय को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। दोस्तों आप बात समझना, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। कहा है कि मराठा समुदाय को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ओबीसी हैं, ठीक है, वो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मराठा एक समुदाय था, उसको नहीं दिया जा सकता। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये बात तो नहीं बैठती अपने ओबीसी रिजर्वेशन के साथ, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस है वो एक अलग मुद्दा है, वो आपको पता है, वो भी पूरी चर्चा करता हूँ, आप देखते रहिए। अगली बात आई है दोस्तों कि मराठा रिजर्वेशन लागू करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक बात ये भी बोल रहे हैं कि जो 50% की जो लिमिट तोड़ने का जो आधार है वो संवैधानिक नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर संवैधानिक आधार होगा तो निश्चित रूप से 50% की जो लिमिट है वो भी क्रॉस की जा सकती है। दोस्तों ये बताया गया है कि असाधारण परिस्थितियों में, ठीक है, या आपातकालीन परिस्थितियों में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये 50% की जो लिमिट है वो क्रॉस की जा सकती है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात, और यहाँ पर मराठा में क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई आधार नहीं मिला संवैधानिक, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वे किसी जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लें, वे सिर्फ केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको पता होगा कि यहाँ पर किसी भी जाति को सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करने के लिए आपको क्या है, केंद्र से सिफारिश करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो एमपी की बात करें दोस्तों तो ये तो पहले से जो है आप देखेंगे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, ये पहले से घोषित हैं, ठीक है, और यहाँ से अपने अलग से घोषित नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों आप देखेंगे जो मराठा समुदाय है इनको राज्य सरकार ने पहले ही घोषित कर दिया, इस वजह से ये दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ पर एमपी में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये दो तीनों बातें आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट है, अलग है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी गई चुनौती, यानी कि ये जो मराठा आरक्षण था इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी गई चुनौती। दोस्तों तो आपको पता है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा चला गया था। एक तो ये कारण है। दूसरी बात, लेकिन साल 2018 में मोदी सरकार ने संविधान में 102वां संविधान संशोधन किया और जिसके बाद आरक्षण में बदलाव के रास्ते खुल गए। आपको पता है 102वां संविधान संशोधन हुआ और आप देख सकते हैं वहाँ पर ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया है, तो वहीं से ये रास्ते खुल गए कि क्या 50% से ज़्यादा भी आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें सामने आई। अगली बात है दोस्तों, तो देश के आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जो 50% आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पक्ष में खड़े हैं। ये भी बात ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि आधे से अधिक राज्य ऐसे हैं जो 50% से आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पक्ष में हैं। और चौथी बात है दोस्तों कि हरियाणा में 70%, तमिलनाडु में 69% और तेलंगाना में 62% तक आरक्षण है। यानी कि ये तीनों राज्य में दोस्तों जो आरक्षण है ना, ये आरक्षण कहीं ना कहीं संवैधानिक आधार पर है, लेकिन जो मराठा समुदाय को नहीं मिला क्योंकि उसका संवैधानिक आधार नहीं था। इसी आधार पर अपने एमपी में भी अगर संवैधानिक आधार, यानी कि अगर ये बता दिया जाए कोर्ट को, अगर ये बता दिया जाए कि जो एमपी में जो है यहाँ पर ओबीसी की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, और यहाँ पर जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं ओबीसी वर्ग, और इनका जो नौकरियों में पर्याप्त रूप से क्या है आप देखेंगे उनको जो है पद नहीं है। इस वजह से ये चीज़ अगर बता दी जाए या ऐसी चीज़ें हो तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण काम ये हो सकता है। अब आगे बात करते हैं कि 5 जजों ने 3 अलग अलग फैसला दिया, लेकिन सभी ने माना कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है और आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर आरक्षण किसको दिया जाएगा, सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है, और मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ध्यान रखना। आप यहाँ पर ओबीसी को और मराठा आरक्षण को इससे अलग अलग देखेंगे। आप मराठा का जो आरक्षण है एक समुदाय का है और यहाँ पर ओबीसी एक वर्ग है, ये आरक्षण बिल्कुल अलग है दोस्तों। तो मराठा जो है पिछले वर्ग की कैटेगरी में नहीं आते हैं और राज्य सरकार ने इमरजेंसी क्लॉज के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं था। दोस्तों आपको पता है कि जो आपको ये दिमाग में नहीं रखें कि इंदिरा शाह निवाद में सिर्फ ऐसा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया सकता। नहीं दोस्तों, वहाँ पर एक बात ये भी है कि इमरजेंसी क्लॉज के तहत, यानी कि असाधारण परिस्थितियों में आप 50% से ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो हरियाणा और जो कुछ राज्य मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर इस प्रकार का है, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। अगली बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की 3 अहम बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखें। इन 3 अहम बातों को आप दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि जो अपने यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण दिया गया है या ईडब्ल्यूएस को दिया गया है या फिर जो मराठा समुदाय को दिया गया है तो उसमें क्या क्या अंतर है।
तो दोस्तों ध्यान रखना कि मराठा समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। दोस्तों ध्यान रखें ये बात, क्या बोला है कि मराठा समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। लेकिन अपने यहाँ पर जो एमपी में जो है ओबीसी वर्ग, उसको तो सामाजिक और जो है शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा वर्ग कहा जा चुका है, ठीक है, उनको तो केंद्र सरकार ने भी कहा है, ठीक है। और मराठा रिजर्वेशन लागू करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं था। यानी कि दोस्तों अगर संवैधानिक आधार हो तो ये 50% की जो लिमिट है इसको क्रॉस कर सकते हैं दोस्तों, समझ में आया आपको। यानी कि असाधारण परिस्थिति में या आपातकालीन परिस्थिति में आप इसको लिमिट को बढ़ा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर एमपी सरकार जो कि बिल्कुल बोल ही रही है, बार बार बोल रही है कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को देंगे, अगर वो बोलने में यहाँ पर ये हो जाता है, ये मतलब अपने जो है सबूत यहाँ पर पेश कर पाए, कुछ अच्छे जो हैं तथ्य या आंकड़े प्रस्तुत कर पाए कि यहाँ पर ओबीसी जो हैं निश्चित रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हैं और इनका नौकरियों में या पर्याप्त रूप से इनको लाभ नहीं मिला है, अगर ये कर देते तो दोस्तों 27 रह सकता है। आप बार बार दिमाग में ये नहीं लाएं कि 14 ही होगा, 27 हो सकता है दोस्तों। अगली बात, इंदिरा साहनी मामले में फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा उन्होंने बिल्कुल। और महाराष्ट्र में कोई आपात स्थिति नहीं थी, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में कोई आपात स्थिति नहीं थी कि मराठा आरक्षण जरूरी हो, ठीक है। लेकिन अपने एमपी में अपन आपात स्थिति कह सकते हैं ना कि भैया इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और मराठा के तहत पीजीबी मेडिकल में 9 सितंबर 2020 तक हुए एडमिशन पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो भी जिनको आरक्षण ज़्यादा दिया गया था उसका कोई असर नहीं होगा। यदि एमपी में ऐसा होता हो, आप ध्यान से सुनेंगे, अगर एमपी में 14% आरक्षण ही दिया जाता है किनको, ओबीसी को, या फिर ईडब्ल्यूएस हटा लिया जाता है, जैसी भी परिस्थिति होगी, लेकिन अभी तक जो लाभ दिए गए दोस्तों उनको मिलते रहेंगे। ध्यान रखें, अभी तक जिन्होंने लाभ ले लिया है वो उनको मिलता रहेगा, ठीक है ना। अब आगे जो है उनको अभी ये उनकी जो नौकरियां नहीं, उनसे नहीं छीनी जाएगी, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। जिन्होंने लाभ ले लिया है वो ले लेंगे, अब उनसे नहीं छीना जाएगा। आगे बात ध्यान रखेंगे कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर ले। ध्यान रखें दोस्तों, राज्यों को यह अधिकार नहीं है। और अपने यहाँ पर एमपी में ऐसा नहीं है कि राज्य ने अलग से घोषित कर दिया इनको सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग, नहीं दोस्तों। ये तो आप देखेंगे, ये तो केंद्र स्तर पर जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में जो जाति आती है वही जातियाँ यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर मराठा आरक्षण में ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मराठा जो समुदाय हैं उनको अलग से उन्होंने घोषित किया था, इस वजह से ये दिक्कत आई है दोस्तों। तो राज्य सिर्फ ऐसी जातियों की पहचान कर केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं और राष्ट्रपति उस जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में जोड़ सकते हैं। लेकिन कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है, वो उनको सिफारिश करना पड़ती है। लेकिन एमपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि दोस्तों आपको एक बात मैं पुनः आपको बता दूं कि एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण बिल्कुल रह सकता है। आप ये दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि मराठा आरक्षण में जो कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ओबीसी को यहाँ पर 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा या ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर यहाँ पर सरकार है ना, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार जो है, अगर ओबीसी के पक्ष में जो कि 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके पक्ष में अगर अच्छे यहाँ पर देखेंगे अच्छे तथ्य हैं या डाटा प्रस्तुत करती है और ये बताने में सक्षम होती है कि यहाँ पर ओबीसी निश्चित रूप से है दोस्तों दिक्कत में है और ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, नौकरियों में या शिक्षण संस्थानों में नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर 27% आरक्षण रह सकता है। क्योंकि वहाँ पर जो इंदिरा साहनीवाद है वहाँ पर निश्चित रूप से दे रखा है दोस्तों कि 50% से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में या आपातकालीन परिस्थितियों में ये बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर ये असाधारण परिस्थिति अगर बता दें तो ये 27% भी रह सकता है। और बात करें अपन ईडब्ल्यूएस की दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस भी आपको पता है, ईडब्ल्यूएस पर भी अभी तलवार लटकी हुई है मान के चलो आप, लेकिन ईडब्ल्यूएस को भी अगर असाधारण घोषित कर दे, है ना, यहाँ पर सरकार ये बताने में सक्षम हो जाए कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है ये अलग है या फिर इनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए, इनका भी प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर ऐसा कुछ बताने में, यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत करने में अगर सरकार जो है सक्षम हो जाती है दोस्तों, तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ईडब्ल्यूएस को 10% भी यहाँ पर रह जाएगा और ओबीसी को 27% भी मिल सकता है। तो दोनों परिस्थिति हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे की इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय दोस्तों।